हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर आपका क्लास 11 का इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, टिपिकल भी है, लेंथी भी है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी इसकी पहली वीडियो है स्टूडेंट। तो देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत ही हम इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम की अगर बेसिकली हम लोग बात करें कि हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो एक सपोज दैट मैं आपसे बात करूँ जैसे किसी भी सपोज दैट कोई भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, राइट। तो फोर्स लगाने पर उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो। सपोज दैट आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो ना, उसमें कोई उसके मोमेंटम में कोई चेंजिंग आ रहा है, मतलब वो चीज़ अपनी जगह पे फिक्स हो गई है, ना उसमें कुछ डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो वो हम देखते हैं स्टूडेंट किसी इक्वेशन पर, राइट। इक्वेशन क्या हो सकती है स्टूडेंट हमारी, सपोज दैट ए प्लस वी आपका बन गया सी प्लस डी। क्लियर। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होता है हमको ये समझना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा भाई ये हमारी इक्वेशन है। ये हमारी इक्वेशन कैसी है बेटा, रिवर्सिबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक एरो आपका, आधा एरो आपका आगे जा रहा है, आधा एरो पीछे जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इक्वेशन। लेकिन अगर ये एरो हमारा पूरा ऐसे होता है तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल। क्या बोलेंगे इसको, इररिवर्सिबल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट। अब बात ये आती है, ठीक है हाँ मैम ये इररिवर्सिबल इक्वेशन है। अब फाइनली हमें देखना ये है कि भाई ये इररिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम किस पे देखते हैं हम लोग, रिवर्सिबल इक्वेशन पे, राइट। रिवर्सिबल इक्वेशन बता दिए आपको क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब कोई इक्वेशन पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि भाई आप इसमें जब कोई भी आप चेंजिंग कर रहे हो तो चेंजिंग करने पर ना तो इसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आ रहा है ना तो इसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आ रहा है। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। देयर इज नो चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि भाई आपका अब इसमें क्या जनरेट हो गया, इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको इजी वर्ड में बोले तो हम कह सकते हैं सैचुरेशन। भाई किसी चीज़ में जब कोई सैचुरेशन आ जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं डिक्रीज होता नहीं इंक्रीज होता। तो वैसे ही हमने डिफाइन किया गया आपका इक्विलिब्रियम को कि भाई इस रिएक्शन में। अब हम इसको और कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, और डिफाइन करने का तरीका है भाई ये एरो आपका आगे जा रहा है और ये एरो पीछे आ रहा है, तो बेटा आगे जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। अब रिएक्शन है तो रिएक्शन का रेट तो होगा ही, भाई हर रिएक्शन अपने अपने रेट से होती है, राइट। भाई हर रिएक्शन क्या होती है, अपने अपने रेट से होती है। तो अपने रेट से होती है तो बेटा ये जो हो रही है फॉरवर्ड, ये आपकी आगे हो रही है इसे बोलेंगे फॉरवर्ड, ये पीछे जा रही है इसको बोलेंगे बैकवर्ड, है ना। तो मैं बोलूँ कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बात समझ में आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए स्टूडेंट्स किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड, किसके, बैकवर्ड इक्वेशन के ना। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जब दोनों ये बराबर हो जाएंगे, दोनों का रेट। अब रेट का मतलब क्या है, देखो नॉर्मली हम रेट क्यों देखते हैं, भाई हमें रेट ये बताता है किसी भी केमिकल इक्वेशन, रेट हमें ये बताती है उस इक्वेशन की कि भाई इक्वेशन कितनी देर में हो रही है। कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो पहले से डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, वो कितनी देर में हो रही है, प्रोडक्ट कितनी देर में बन रहा है। तो हर रिएक्शन की रेट अलग होती है। जैसे हम लोग अपने स्पीड की बात करते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है, तो हम वैसे रिएक्शन की रेट की बात करते रहे, ठीक है। तो जो रिएक्शन की रेट है वो आगे वाली यानी कि फॉरवर्ड की, वो बराबर किसकी होगी, आपके रेट ऑफ बैकवर्ड की। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बेटा उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर। ये हमारा पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि मैम इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हमारी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों का रेट बराबर हो जाता है। देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन के अंदर आपका क्या जनरेट हो गया, इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है तो बेटा इसका हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
एंड इसका हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम एक्सप्रेशन कैसे करके दिखाते हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा हमारे जो 11th क्लास है उसमें इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो केमिकल और आयनिक में क्या होगा, बेसिकली ये होगा स्टूडेंट कि फाइनली जो हमारा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसमें आपकी रेट ऑफ आपका जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंजिंग आ रही है किसमें, कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद एक क्या इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया है दोनों की रेट बराबर होने पर, उसी को हम नॉर्मली बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब बात आती है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि भाई कि कैसे इस पे हम लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा मेन चैप्टर जो है यहीं से स्टार्ट है बेटा, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, यहीं से पढ़ते हैं, यहीं से हमारा सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। राइट, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट स्टूडेंट्स, चलो पढ़ लिया हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ना। अब देखो लॉ कहता है, लॉ में क्या पढ़ोगे आप, देखो सिंपल से आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ना, इसका रट्टा नहीं मारना। हम बोलेंगे A + V रिवर्सेबल C + D। क्लियर बेटा, हो गया, ये हो गया। चलो अब फाइनली आप देखो यहाँ पर कि भाई इस पर मैं ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें हमें कांस्टेंट लेते हैं Kc। क्लियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट कहता है कि जो भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट है, इनका कंसंट्रेशन यहाँ आ गया C/D, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट पे। जिस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पर हम इसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। राइट, अब आता है बेटा A/B। ठीक है, इसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिए, हम मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये हमारा यही जाना जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसका जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको ना? ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। अब बात आती है, ठीक है मैम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया हमारा, कोई बात नहीं, चलो अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को हम लॉ बोलते हैं, इसी को अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किसी भी इक्वेशन को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं जनरली। हाँ, जब इक्विलिब्रियम होगा तो उसका एक कांस्टेंट भी होगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर भाई, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका जहाँ पर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जनरेट होगा तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। अच्छा, अब मैं जनरल किसी इक्वेशन को लेती हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सपोज दैट मैंने लिया, यहाँ पर मैं लेती हूँ N2 + 3S2 और आपका मिल गया हमें 2NS3। क्लियर। चलो अब मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालती हूँ Kc। तो कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स, Kc ये रहा, ये NH3 है, अमोनिया यहाँ पर ऊपर आएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट है ये। क्लियर। अब बेटा देखो यहाँ पे कितना है, अमोनिया 2 है ना, इसका स्क्वायर कर दो आप, कर दिया। अब देखो N2 + 3S2, N2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3S2 का मतलब H2 की पावर 3। क्लियर हो गया। तो क्या मैं ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकती हूँ अमोनिया के लिए? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई होगी कि मैम जो भी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में जाएगा। यहाँ N2, यहाँ पे N2, यहाँ H2 का 3 पावर में 3 चला गया। इट मीन्स कि हमें लिखना वैसे ही है, लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसकी कहाँ जाएगा, पावर में। क्लियर। अब बात आती है, कोई हम और जनरल इक्वेशन लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि भाई कैसे फाइंड करें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट अब हम लेते हैं अगला, देखो अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट अगली इक्वेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगली इक्वेशन बेटा हमारी है यहाँ पर ये वाली। देखो मैंने लिया H2 + I2 और मेरा क्या बन गया बेटा यहाँ पे 2HI। क्लियर, बन गया 2HI। अब मैं बोलूँ बेटा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा Kc बराबर HI ऊपर आएगा इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पर H2 × I2।
इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आ गया। अब फाइनली हमें देखना ये है स्टूडेंट कि भाई ये तो हमारा आ गया है ना। अब हमें देखना ये कि इसमें H2 1 है तो कुछ नहीं आया, 1 I2 1 है कुछ नहीं आया, तो ये हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। ठीक है, अब ऐसे में किसी भी इक्वेशन को फाइंड कर सकती हूँ। आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट होगा वो अपॉन ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि वो आपसे इतना आसान नहीं पूछेगा, वो आपसे रिलेशन निकलवाएगा। आपसे क्या निकलवाएगा बेटा? वो रिलेशन निकलवाएगा। ठीक है, रिलेशन कैसे निकलवाएगा देखो। फाइनली मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लूँगी, सपोज दैट मैंने इक्वेशन ये वाली ले ली, क्लियर। अब मैं अगली नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी लेती हूँ देखती है फटाफट से। मैंने ली बेटा इक्वेशन यहाँ पर, मैंने इसको उल्टा कर दिया, 2HI और इससे मैंने बनाया स्टूडेंट H2 + I2, दैट क्लियर। अब मैं बोलूँ बेटा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो, करते हैं हम लोग। KC बराबर H2 कहाँ आएगा? ऊपर। I2 कहाँ आएगा? ऊपर। नीचे क्या आएगा बेटा? HI। इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर। बोलो अब मुझे ये बताओ, सपोज मैंने इसको KC माना, इसको किसी डैश मान लिया। अब मेरे को ये बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको एग्जाम में दो इक्वेशन गिवन होंगी, राइट? दो इक्वेशन गिवन होंगी, आपसे पूछेगा इन दोनों इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो बच्चों आप खुद देखो ना, यहाँ पर तो ये ऊपर है, यहाँ ये नीचे है, यहाँ ये नीचे है, तो ये कहाँ है बेटा? ये ऊपर है। बेटा एक बात बताओ, इन दोनों में आपको क्या रिलेशन लग रहा है? भाई सिंपल सी बात है, ये इसका उल्टा है, ये इसका इन्वर्स है, ये ऊपर, ये यहाँ पे नीचे, ये ऊपर, या ऊपर यहाँ पे नीचे। तो मैं लिख सकती हूँ KC डैश बराबर 1/KC। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा इस पर क्वेश्चंस कैसे आएगा, आपसे आसान सा नहीं निकल पाएगा। आपको 2 या 3 इक्वेशन देगा और पूछेगा इन 2 या 3 इक्वेशन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल कर आते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। एक दूसरे के इन्वर्स है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का कोई स्क्वायर है, कोई क्यूब है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। क्लियर? तो बेटा ये हमारा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें एक बात बताओ बेटा मेरे को कि मैं अगर इसको मैं हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूं। हाफ कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगली इक्वेशन लेती हूँ बेटा, ये वाली लेती हूँ, क्लियर। मैं इसको ऐसा करूँ, हाफ H2 + हाफ I2 और बन गया आपका HI, बन गया। अब ये हाफ H2, ये 1H2, हाफ I2, सॉरी इसको I2 लिखते हैं, हाफ I2 ये वाला, ये एक I2, ये एक HI, वो 2 HI। ठीक है, इसको मैंने माना बेटा KC डैश, KC डबल डैश मान लेते हैं इसको, क्लियर। ये प्रोडक्ट है HI, ये ऊपर आएगा, ऊपर आ गया। ये क्या है? H2 का कॉफिशिएंट क्या है? हाफ, तो हाफ ऊपर आ गया, इनटू I2 का कॉफिशिएंट क्या है? हाफ, दोनों हाफ हो गए, क्लियर। अब फाइनली ये KC डैश है बेटा। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, इस KC डैश में और इस वाले KC में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? बताओ भाई। ये मैंने इसका आधा ही तो किया है, तो मैं ये बोल सकती हूँ KC डबल डैश क्या है? इसका आधा ही तो है भाई, है तो इसके जैसा ही। वहाँ HI वहाँ बन रहा है, HI यहाँ बन रहा है, बट यहाँ जो हमने क्वांटिटी ली है वो इसकी आधी ली है ना। यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, वहाँ 1, यहाँ हाफ, वहाँ 2, यहाँ 1, तो हाफ लिया है। क्या है? KC डैश। किसका? KC डैश किसके बराबर है? इसके, मतलब ये इसके किसके बराबर है? इस KC के हाफ के बराबर है। बात समझ में आई? KC, भाई ये KC है, मैं KC का आधा करूंगी तभी तो ये KC डैश बनेगा। भाई मैं इसका आधा क्या हुआ? हाफ H2, I2 का हाफ I2, HI 2 HI का 1 HI। तो ये रिलेशन आया कि नहीं आया? बोलो स्टूडेंट, ये रिलेशन हमारा आ गया। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपको 2 या 3 इक्वेशन देगा, हो सकता है 2 भी दे, 3 भी दे, और आपसे उनका रिलेशनशिप पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो वैसे आपको देखना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये इसका इन्वर्स तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी HI उधर बन रहा है, यहाँ भी HI उधर बन रहा है। लेकिन क्या है, ये जो KC डैश है ये जस्ट इससे आधा है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, भी बात तो वही है, KC/2। KC का अगर मैं आधा करूंगी वो बराबर किसके हो जाएगा? KC डबल डैश के, इसके बराबर।
बात समझ में आई? तो बेटा ये हमने क्या निकाला, रिलेशनशिप किस में निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किस में, दो इक्वेशन के बीच में निकाला। तो ऐसे आपको यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कंपटीशन में या कहीं भी कि आपका इनमें रिलेशन पूछ सकता है, राइट। ये तो बात हो गई कि भाई हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना बेटा आपका, वो दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। क्लियर? हमको वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में, हमारे कंपटीशन में हमसे पूछेगा और हमारे इसमें आई है, ठीक है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको हम इतना लेंथी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ छूटेगा भी आपका कुछ नहीं इसमें। क्लियर बच्चों? चलो अब बात आती है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप का होता है। तो एक आप बोलोगे होमोजीनियस, दूसरा क्या बोलोगे, हेट्रोजीनियस। इज दैट क्लियर? चलो पहला हमारा कौन सा आता है, होमोजीनियस। क्लियर बेटा? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सपोज दैट मैंने कोई इक्वेशन ली, सपोज मैंने लिया a + v, इससे बना c + d। क्लियर? भाई ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस, मतलब चारों इसमें गैस फॉर्म में है, सबकी फेज एक जैसी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स का मतलब ये है कि भाई ये हमारा साफ चारों फॉर्म एक जैसी है ना हमारी, तो हमारा ये क्या है बेटा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे क्या हो, एक जैसे। ठीक है, तो इसको निकाल सकते हो, Kc बराबर C × D और अपॉन में क्या आएगा बेटा, A × B, ये निकाल सकते हैं ना। क्लियर? चलो निकाल सकते हैं। अब बात आती है मैम फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। हेट्रोजीनियस को देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। हेट्रो में क्या होगा बच्चा, सपोज दैट, इसी को चेंज कर देती हूँ, ये मेरा सॉलिड है ना, ये गैस है फिर ये मेरा क्या है, एक्वस फॉर्म में ले लिया मैंने, और ये मैंने गैस ले लिया। क्लियर? अब देखो, आप खुद देखो, इसमें सॉलिड भी आ गया, एक्वस भी आ गया, गैस भी आ गया, मतलब इसके अंदर तीन गैसियस स्टेट है ना। तो ये हमारा कैसा हो गया बेटा, हेट्रोजीनियस। कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस, यानी कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम तो ये हमारा हो गया फाइनली। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम ये करेंगे कि भाई इसमें जो हम हेट्रोजीनियस में, आप एक बात हमेशा याद रखना, जो सॉलिड होगा और जो एक्वस होगा बेटा, उनकी ना हम सॉलिड की और एक्वस की कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कांस्टेंट, उनको नहीं लेंगे। यही आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे, कंसंट्रेशन इसकी यहाँ पे क्या करोगे बेटा, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? क्या करोगे, कांस्टेंट, मतलब इनको लेना नहीं है, क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, तो मैं आपको बस, आपको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में यही ध्यान रखना है कि जो आपका सॉलिड है और एक्वस है, बाकी गैस की कंसंट्रेशन को हमें लेना है। अगर आपका सॉलिड और एक्वस आता है, इनकी कंसंट्रेशन को आप करोगे कांस्टेंट। जब इनकी कंसंट्रेशन को बेटा कांस्टेंट कर दोगे तो फाइनली प्रोडक्ट में क्या रह जाएगा, ओनली डी, क्योंकि इसको तो मैंने कांस्टेंट कर दिया क्योंकि ये एक्वस है सी, तो ये तो हम लेंगे नहीं। फिर अपॉन में क्या रहेगा बेटा, ए क्या है हमारा सॉलिड, इसकी भी कांस्टेंट करेंगे तो बचेगा क्या बेटा हमारा बी को ले लेंगे। तो बेटा ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके लिए, हेट्रोजीनियस के लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। तो बेटा ऐसे हम निकालते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब एक हम जनरल रिएक्शन लेते हैं हेट्रोजीनियस की, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर बेटा? चलो वही लेने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर ये क्या इंटरेस्टिंग है, आसान है, इसको अच्छे से समझोगे आप स्टार्टिंग से तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट हमारा आता है कि मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये चौक या खड़िया या मार्बल का फॉर्मूला होता है, ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2 गैस में। ठीक है, CO2 गैस में, ये सॉलिड है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। आपने इसको हीट किया, ये डिकम्पोज होकर इसने ये दे दिया। मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आप बोलोगे मैम ये सॉलिड, ये गैस, ये आपका है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अभी हमने बोला कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट।
ये भी सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। तो फाइनली बचा क्या, ये बचा। तो मैं अगर इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगी तो बेटा कैसे लिखूंगी, Kc बराबर, है ना, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा, तो क्या बचा ब्रैकेट में CO2, राइट। बस हो गई कहानी खत्म, इतना ही लिखेंगे हम लोग। तो आपको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपकी जो जो सॉलिड और एक्वस फॉर्म है उनको कांस्टेंट रखना है, बाकी को ले लेना है। आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए। तो स्टूडेंट ये तो हमारे हो गए इसकी टाइप्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके लिए, गैसियस सिस्टम के लिए। क्लियर, वहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहीं आपका दे रखा है इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में क्लास 11th में चैप्टर में, राइट। तो बेटा एक बात सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में निकालेंगे हम, गैसियस सिस्टम में। गैसियस सिस्टम का मतलब कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर मेरी गैसेस भरी हुई हैं, उसके अंदर गैस है, तो उसमें उन गैसेस के कंटेनर में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है उसका रिलेशन क्या निकल कर आएगा, कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम वही डेरिवेशन करने जा रहे हैं बेटा, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ से डेरिवेशन में आपसे रिलेशन भी पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब गैस होगी तो आपको पता है गैस में आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ठीक है, इन गैसियस सिस्टम। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया आपको, आई होप आया हो समझ में आपको, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ठीक है। अब गैस की बात आई है बेटा, तो आपको सबको मालूम है कि गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, सबने पढ़ रखी है ना। कौन सी होती है बेटा, PV = nRT होती है, नहीं होती है, होती है। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है किसी गैस के लिए। अब ये इक्वेशन कैसे मिली बेटा, ये हमारी मिलकर बनती है बॉयल एंड चार्ल्स के नियम से, ठीक है। उनको मिलाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है। अगर मैं P बराबर N/B ले जाऊँ स्टूडेंट, तो मेरा क्या होगा बताओ, N/B ले जाऊँ तो मेरा यही तो हो जाएगा कि भाई P = N/B, तो मैं ये बोलूँगी चलो N/B को मैं क्या मानूंगी यहाँ पर बेटा, C यानी CRT। तो मेरा रिलेशन ये आया P बराबर CRT, आ गया ना। चलो ये हमने P यहाँ पर क्या है, प्रेशर, C क्या है, कंसंट्रेशन, यानी गैस की जो आप कंटेनर ले रहे हो उसमें गैस की कितनी कंसंट्रेशन है उसको हमने C माना, वो N/B को बोलते हैं हम लोग क्या, C बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब बात आती, चलो भाई ये C हो गया, अब आया RT, है ना। तो R क्या है यहाँ पे, R बेटा आपका है गैस कांस्टेंट, और T क्या है बेटा यहाँ पे, टेम्परेचर, ठीक है। T हमारा है यहाँ पे टेम्परेचर, क्लियर। चलो अब बात, चलो टेम्परेचर हो गया। अब फाइनली आप ये देखो कि मैं एक यहाँ पे इक्वेशन लेती हूँ जनरल, ठीक है। अब ये प्रेशर आ गया यहाँ पर, तो बेटा कोई भी जो कंटेनर में गैस होती है, तो गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैस के ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाएंगे। तो अगर आप किसी गैस को प्रेशराइज करोगे, क्लियर, अगर गैस को प्रेशराइज करोगे तो या तो गैस एक्सपेंड, तो क्या कंप्रेशन करोगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, गैस आपकी कम जगह में आएगी, वॉल्यूम कम होगा। जब उसको प्रेशर हटा दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल एकदम गैस एक्सपेंड हो जाएगी, तो उसमें एक्सपेंशन होगा। दो ही चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, प्रेशर बढ़ाने पे आपका कंप्रेशन, प्रेशर हटाने पर उसका एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है आपका। तो हम प्रेशर की ही बात करेंगे कि अब हम गैस पर प्रेशर लगाते हैं तो P के फॉर्म में यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को P के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सपोज प्रेशर हमने यहाँ से निकाला बेटा, ठीक है। अब बात आती है ये, चलो यहाँ से निकाल लिया हमने प्रेशर। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि फाइनली मैं यहाँ पर लेती हूँ इक्वेशन एक, मैंने ली A+V, इससे बन रहा है C+D, क्लियर बेटा। इसके लिए Kc अगर मैं निकालूँ तो कैसे निकलेगा, Kc बराबर C/D/A/B, ये निकल गया बच्चा, निकल गया, ठीक है, निकल गया बिल्कुल। अब अगर यही चीज़ में, ये मैंने Kc निकाल लिया इसके लिए, है ना। अब मैं
इसको गैसियस सिस्टम में अप्लाई कर रही हूँ, तो गैसियस सिस्टम में बेटा अप्लाई करने के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी इस पर। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लेती हूँ, आपकी इक्वेशन लेती हूँ यहाँ पर। सपोज मैंने इक्वेशन ली H2 + I2 और इससे मेरा बन गया 2HI, है ना, बन गया 2HI। अब फाइनली क्या हुआ, इसके लिए मैं केसी निकालूंगी, तो बेटा कैसे निकालूंगी केसी? केसी आपका वैसे ही निकलेगा HI, यानी प्रोडक्ट आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, अब ये यहाँ पर क्या आएगा H2 इंटू यहाँ पर I2। बात समझ में आ गई? H2 इंटू I2 आ गया। चलो अब मैं क्या करूँगी यहाँ बेटा, अब मैं ये करूँगी कि भाई कि अब मैं यहाँ पर इसको प्रेशर के फॉर्म में, तो प्रेशर के फॉर्म में अप्लाई करूँगी, इस पर प्रेशर लगाऊंगी गैस के ऊपर, तो बेटा ये केसी की जगह क्या हो जाएगा आपका केपी हो जाएगा, केपी हो गया। चलो अब यहाँ मैं इसको प्रेशर अप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ पे पी लगा सकती हूँ PHI, क्योंकि मैं इसे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। प्रेशर के फॉर्म मतलब हम जब गैसेस सिस्टम में बात कर रहे हैं तो प्रेशर के फॉर्म में हमने इसके सफिक्स में पी लगा दिया, PHI का स्क्वायर हो गया अपॉन यहाँ पर बेटा PH2 इंटू में यहाँ बेटा PI2। अब मुझे एक बात बताओ, PH2 PI2 PHI, अब जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन मैं यहाँ पर HI H2 I2 तीनों के लिए, तीनों पर अप्लाई करूँगी। अब C4 क्या है? कंसंट्रेशन। तो C कंसंट्रेशन किसके लिए है बेटा? यहाँ पर अगर सपोज दैट आप प्रोडक्ट ले रहे हो HI, तो यहाँ पे क्या बनेगा PHI, भाई HI को तो यहाँ HI आएगा, C की जगह बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा HI, और R इंटू टी ऐसी रहेगा। हो गई इक्वेशन। अब यही इक्वेशन बेटा अप्लाई करो H2 के लिए, तो PH2 यहाँ पे क्या आएगा H2 ब्रैकेट में RT। यही इक्वेशन बेटा अप्लाई करो I2 के लिए, तो PI2 यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा I2, और ये हमारा आ गया RT। आया नहीं आया? RT आ गया। अब बेटा इन PHI PH2 PI2 तीनों को फॉर्मूला मैंने इस फॉर्मूले से बनाया, कुछ नहीं करा। मेरी इक्वेशन में जो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट थे, उनका सफिक्स लगा दिया मैंने इन तीनों में, और C की जगह मैंने HI H2 और I2 लगा दिया। अब बेटा इन तीनों की ये वैल्यू उठा कर क्या मैं इसमें लगा सकती हूँ? इसमें लगा दो आप, ठीक है। तो क्या आएगा KP। अब यहाँ बेटा PHI के स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो कितना है? यहाँ पे है HI RT, और इसका क्या है बेटा, इस ब्रैकेट को छोटा कर दो, इसका है होल स्क्वायर अपॉन में PH2 का वैल्यू क्या है बेटा H2 RT, इंटू I2 का वैल्यू क्या है बेटा I2 इंटू RT। अब मुझे बेटा एक बात बताओ कि आप लोग ये एक RT ये हो गया, एक RT ये हो गया, दोनों RT का स्क्वायर हो गया, तो इस RT से इस RT से ये RT कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ बेटा तो हमारा क्या आया KP बराबर ऊपर क्या बचा HI, नीचे क्या बचा H2 और इंटू I2। तो आपको खुद नहीं लग रहा कि ये वैल्यू तो हमारा ऊपर KC का है ना? यहाँ HI का बेटा ये स्क्वायर है ना इस पूरे का, तो HI का स्क्वायर कर देना, ठीक है। बाकी नीचे हमारा H2 और I2 है। ये वैल्यू किसके बराबर है? KC के। तो बेटा ये KP बराबर KC नहीं आ गया, KP बराबर KC। लो बेटा ये KP बराबर KC हमारा आ गया है, ठीक है। शायद आपको नीचे का नहीं दिख रहा हो, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर बस इसको सॉल्व, इनकी वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। RT स्क्वायर से दो वाले नीचे RT कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा जो रिलेशन है वो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा KC के बराबर। तो हमने क्या देखा? हमने इस डेरिवेशन से ये सीखा कि भाई जो हमारा इस इक्वेशन के लिए अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, KP निकालेंगे गैसियस सिस्टम के लिए, तो KP और KC दोनों का वैल्यू बराबर आएगा इस वाली इक्वेशन के लिए। तो स्टूडेंट ये हमारा था डेरिवेशन, किसके लिए? गैसियस सिस्टम के लिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, यानी KP लगाया हमने इस पर। अब मैं यही चीज़ अगर अमोनिया को निकालूंगी, तो वहाँ पर रिलेशन हमें ये चेक करना है बेटा कि यही आएगा या फिर चेंज होगा, ठीक है। तो अमोनिया को निकालते फटाफट से हम लोग। अब तो आपको करना आ गया होगा, आसान है ये बहुत, तब तो है नहीं ज़्यादा ये, है ना। तो अब देखते हैं हम इसको नेक्स्ट क्या, कि भाई अमोनिया में क्या होगा। क्लियर बच्चों? अमोनिया में क्या होगा। तो फाइनली हमने देखा ये रिलेशन किसके लिए? अमोनिया के लिए। क्या इक्वेशन अमोनिया की? N2 3H2
क्या मिल रहा है 2NH3। बेटा इसके लिए पहले क्या निकालोगे Kc, कैसे निकालोगे NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का Q, इतना हो सकता है, हो गया इतना। चलो अब फाइनली ये बताओ मुझे, इसको हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में निकालो यानी कि Kp। तो बेटा यहाँ पे P करोगे, PNH3 कर दोगे आगे, इसका स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे N2, यहाँ PN2 कर देना इंटू यहाँ पे क्या करोगे PH2 का क्यूब, ये कर दिया। अब फिर वही फंडा, हमारी क्वेश्चन क्या होती है P बराबर CRT, पीछे पढ़ी हमने। अब ये P किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम, अमोनिया पे। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, किसकी पावर हो जाएगी, अमोनिया की कंसंट्रेशन RT। फिर अप्लाई किस पे कर रहे हैं हम लोग, N2 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा N2RT। फिर अप्लाई किस पे कर रहे हैं हम लोग, H2 पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2RT। बेटा ये सब वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसके आगे कर दो पुट फटाफट से। तो पुट आपने कैसे किया, देखो PNH3 का होल कितना वैल्यू है, NH3 और RT है ना, NH3RT, और इसका कर दो बेटा स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा PN2 का वैल्यू कितना है N2 और RT, फिर इंटू H2 का वैल्यू कितना है H2RT का होल क्यूब, हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, RT का क्यू ये रहा, एक RT ये रहा, कितने हो गए, RT की पावर 4 हो गई, और ऊपर कितनी RT की पावर 2। तो बेटा ये 4 में से 2 पावर ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा NH3 का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा N2 और क्या बचेगा H2 का क्यूब, और बेटा नीचे पावर क्या बचेगी, RT की पावर 4 थी ना, तो RT का स्क्वायर बचेगा नीचे। क्लियर, क्या मैं इस RT स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगी माइनस में, तो मेरा क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब, और ऊपर क्या आ गया RT की पावर -2। बेटा एक बात बताओ कि ये जो पोर्शन है हमारा कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये किसके बराबर आ गया, Kc के बराबर, और ये क्या चल रहा है साइड में हमारा Kp चल रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा रिलेशन निकल के क्या आया बेटा, Kp बराबर Kc, है ना, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर -2। बोलो बेटा ये रिलेशन आया नहीं आया, Kp बराबर Kc। तो आपने देखा कि इस डेरिवेशन से हम किसी भी इक्वेशन को रिलेशन निकाल सकते हैं Kp और Kc में, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट कि भाई हमें निकालने का तरीका आना चाहिए। तो हमने देखा कि अमोनिया के लिए हमारा रिलेशन ये आ रहा है, और वही हमारा फॉर्मेशन ऑफ HI में रिलेशन क्या आ रहा था, Kp बराबर Kc आ रहा था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर -2, ये रिलेशन किसके लिए आया, अमोनिया के लिए। बेटा अब मैं आपको निकालने जा रही हूँ एक जर्नल इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये हमने अमोनिया को निकाला, पहले हमने HI को निकाला, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक जर्नल इक्वेशन के लिए, तो वो रिलेशन हमारा Kp और Kc में क्या आएगा। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं हम, लास्ट है इसका टॉपिक हमारा कि भाई Kp और Kc में क्या रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम लोग इसको जल्दी से, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट हमारा है एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, AA BB, ठीक है बेटा, CC एंड DD, ठीक है। इसको कैसे निकाले, कैसे निकालते हैं, देखो C है तो इसका कॉफिशिएंट C हो जाएगा, ये D है इसका कॉफिशिएंट पावर में, जो कॉफिशिएंट होता है बेटा वो पावर में चला जाता है। रिएक्टेंट A है इसका कॉफिशिएंट A हो जाएगा, B है इसका कॉफिशिएंट B हो जाएगा, ठीक है। कैसी हो गया। अब बेटा इस पे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में अप्लाई करो, Kp के फॉर्म में, पता है आपको, इसके आगे Pc लगा दो, इसका पावर C कर दो, इसके आगे PD लगा दो, इसका पावर D कर दो, इसके आगे Pa लगा दो, इसका पावर A कर दो, इसके आगे Pb लगा दो, इसका पावर B कर दो। इतना पता है ना, हमने इस पर पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और आप सब जानते हो कि हम क्या करेंगे, Pc की जगह मैं लिख सकती हूँ बेटा C ब्रैकेट में और RT और पूरे की पावर C, D की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा
डी आर टी और पूरे की पावर डी अपॉन में बेटा ए की जगह क्या लिखेंगे भाई, कंसंट्रेशन ए की तो आएगी यहाँ पे, ए आर टी भाई पी बराबर सी आर टी से ना, सी की जगह हमने सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ए की और बी की सारी लगा दी कंसंट्रेशन, फिर ए आर टी की पावर ए इंटू बी की जगह स्मॉल ब्रैकेट में बी आर टी इसकी पावर बी। ठीक है, अब फाइनली देखो बेटा ये दोनों हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग कि भाई इसको हम ये आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, दोनों पावर जुड़ जाएंगी, आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी दोनों जुड़ जाएंगी, तो हमारा क्या आएगा के पी बराबर सी है ना, और इसको लिखो डी और इसको इकट्ठा लिख दो बेटा, सी की पावर सी रहेगा ये और डी की पावर डी रहेगा, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो आर टी की पावर सी प्लस डी अपॉन में आ जाओ। अब बेटा ए की पावर ए रहेगा इंटू बी की पावर बी रहेगा और इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी, तो आर टी की पावर यहाँ पे हो जाएगी ए प्लस बी, हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये आर टी की पावर सी प्लस डी, आर टी की पावर ए प्लस बी, इस आर टी की पावर ए प्लस बी को उठाकर में ऊपर माइनस में ले जा सकते हैं हम लोग, वही करना है, उसको माइनस में ले जाना है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या है, के पी बराबर सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए तो आपका बच गया, बी की पावर बी, और ऊपर हमारा क्या है बेटा इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये आ गया है ना, यानी कि प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट, और वो बेटा हमारा बन गया। और ये चीज़ हमारे किसके बराबर आ गई, ये वाली चीज़ ऑलरेडी हमने इसको क्या निकाला था, के सी, देखो वही सेम फॉर्मूला हमारा आया नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा के सी और इनटू आर टी का जो ये किसका कॉफिशिएंट है हमारा प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया डेल्टा एन। तो बेटा ये हमारा रिलेशन आ चुका है केपी और केसी में। एक जर्नल इक्वेशन के लिए जो रिलेशन निकल के आया वो ये आया, केपी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। बेटा ये रिलेशन होता है, हम इसको ऐसे डेरिवेशन करते हैं, इसको ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखो आपने इसी रिलेशन को पहले एच आई की फॉर्मेशन में लगाया तो इसका वैल्यू इसके बराबर आया है ना, फिर अमोनिया में लगाया तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर -2 आया। तो आपको डिफरेंट इक्वेशन के लिए ना ये रिलेशन निकल के अलग अलग आएगा, आपका एक जैसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस रिलेशन से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, आपको केपी दे देगा, आपको आरटी दे देगा, इक्वेशन से मोल निकालना आपसे केसी पूछ लेगा, केसी दे देगा तो केपी पूछ लेगा। तो इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि इन दोनों का कौन सा रिलेशनशिप ठीक है। ठीक है, कभी कभी मतलब इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। तो बेटा ये हमारा मेन रिलेशन है केपी और केसी में। हमने इस केसी पर हमने केसी भी अप्लाई किया इक्विलिब्रियम, उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको हमने पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी अप्लाई किया। दोनों में हमने क्या निकाला, रिलेशनशिप निकाल लिया। तो स्टूडेंट ये हमारा था केपी और केसी में रिलेशन। तो आपको देखो समझ में तो आ ही गया होगा। सबसे पहले किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए हम केसी निकालते हैं, वो आपको निकालना आ ही गया। फिर केपी कैसे निकालते हैं, केपी निकालने के लिए हम उसको पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में सारी कंसंट्रेशन ले लेते हैं, और उसका कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, उसमें बस आरटी और ऐड कर देते हैं। वो P बराबर सी आर टी से हमने इसमें क्या आर टी को तो ऐड किया है, बाकी उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वही आ जाती है वहाँ पर। फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसकी जगह हमारा केसी आ जाता है, पावर हमारी वहाँ चली जाती है आर टी की उसमें, और फाइनली हमारा बेटा ये रिलेशन आ जाता है केपी एंड केसी में। तो स्टूडेंट ये हमारा था रिलेशन केपी बराबर केसी। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन समझा दिया, एक जनरल इक्वेशन के लिए बताया है मैंने। ठीक है, याद रखना जब भी आप कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए, तो उसमें बेटा जो कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, वो कॉफिशिएंट हमेशा कहाँ आएंगे, आपकी कंसंट्रेशन की पावर में आएंगे हमेशा। देखो पावर में है नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा, हमेशा प्लस मत कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा एक डेरिवेशन था एक जनरल इक्वेशन के लिए, इससे हमारा रिलेशनशिप निकल के आया। हमने इसको 2 इक्वेशन पे भी अप्लाई करके देख लिया। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा।
तो स्टूडेंट आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम पढ़ेंगे स्टूडेंट क्या, ली चैटलर प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।